नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल है को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज इसका पार्ट 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के शिफ्ट वाइज सवाल का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि आज आपका 60 शिफ्ट पूरा हो जाएगा। ठीक, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे इंग्लिश में आप POINT पॉइंट टाइप कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ हम अपने वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देते हैं और वहाँ PDF भी डाल देते हैं। ठीक, तो अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है। तो देखिए यहाँ स्थिति और समय को हम लोग को देखना है। तो गति का पहला समीकरण क्या कहता है, V बराबर U प्लस AT। तो यहाँ देखिए स्थिति और समय देखना था, यहाँ देखिए वेग और आपका समय दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा समीकरण क्या कहता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। स्थिति और समय देखना है, स्थिति भी मिल गया यानी कि विस्थापन, और समय भी मिल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद फिर इस पे बिठा दीजिए, हाफ एम दिया हुआ है 13 kg, भी दिया हुआ है 5 गुना 5 कर दीजिए। उसके बाद हल करने के बाद आपका आ जाएगा 162.5 जूल। ठीक, अगला देखिए कि डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो सबसे पहले देखिए कि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। उसके बाद हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोफोबिया जिस प्रकार नहीं होता है कि पानी से डर, तो वही हेमीहाइड्रेट आधा पानी। तो देखिए H2O हो गया पूरा, उसमें हाफ लगा दीजिए आगे, तो हेमीहाइड्रेट बन जाएगा। तो यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। वही अगर यदि आपसे जिप्सम का पूछ लिया जाए तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि NTPC में पूछा गया है। ठीक, अगला देखिए कि एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकेंड लगते हैं। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। तो देखिए कि इसमें दिया क्या क्या है, 0.7 सेकेंड दिया हुआ है समय, उसके बाद जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब गिरना हुआ शुरू किया होगा तो जी 0 मीटर पर सेकेंड से गिरना शुरू किया होगा, और अंतिम वेग इसका पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए कि गति के प्रथम सूत्र से क्या कहता है कि V बराबर U प्लस AT। तो यानी कि V हम लोग को निकालना है, U दिया हुआ है 0, A का मान यानी कि G से यह रिप्लेस किया गया है 10 दिया हुआ है, और T का मान 0.7 दिया हुआ है। 10 गुना 0.7 करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। अगला कह रहा है कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो ऊष्मीय प्रभाव से जूल का नियम है। जूल का नियम में क्या होता है ऊष्मीय प्रभाव वाला, तो यानी कि H बराबर I²RT। H क्या हो गया, तापमान हो गया, I क्या हो गया, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसका स्क्वायर ले लेना है, उसके बाद R प्रतिरोध लेना है, उसके बाद कितने समय के लिए प्रवाहित हुई, तो उससे आपका हीट निकल जाएगा यानी तापमान निकल जाएगा। कार्बन के किस अवयव की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। तो ग्लोब के समान यानी फुटबॉल के समान हम लोग क्या देखे थे कि फुलरिन का देखे थे। हीरा वही पूछा जाए तो चतुष्फलकीय ग्रेफाइट षटकोणीय होता है। ठीक है, तो यह देखिए कि इसमें फुलरिन में न्यूनतम कार्बन की संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम 360 हो सकती है। इसकी संरचना फुटबॉल के तरह होती है। अगला देखिए, अगला है कि कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा बदलती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। यहाँ देखिए कि h अगर यदि घटाइएगा बढ़ाइएगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन रहेगा। वही अगर यदि वेग के साथ पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगला है कि कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए कि आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/समय। ठीक,
तो यहाँ देखिए समय को हम लोग को क्या करना है, सेकंड में लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि आपको आवृत्ति निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो 1 बटे समय हम लोग को लेना है। समय दिया हुआ है 0.04, ठीक, सेकंड में, तो सेकंड में है ही। इसका 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसका दशमलव उड़ा दीजिए तो ऊपर चल जाएगा 100, तो इसको 25 बार में कटा दीजिए 100 को, तो यानी आपका कितना आ गया, 25 हर्ट्ज आ गया। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज जो होता है, ठीक। उसके बाद एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अगर यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हो, तो भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। तो यानी भार निकालने के लिए द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से गुना कर दीजिए, यानी 10 गुना 10 100 न्यूटन हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध होता है। तो ये तो हम लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि एल्काइन ग्रुप जो होता है उसमें त्रिबंध होता है, ठीक है, और एल्किन में डबल बॉन्ड होता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसे एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि हम लोग को त्रिबंध पूछा गया, तो त्रिबंध एल्काइन वाला होगा। तो देखिए आप यहाँ किसमें एल्काइन, काइन का प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोपाइन, पाइन यहाँ मिल गया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रोपीन, पीन, देखिए एल्किन ये डबल बॉन्ड वाला हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला पूछा गया है। अगला देखिए कि CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 12 और 16 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 28 म्यू, ठीक। दर्पण सूत्र कौन सा है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, ठीक। वही अगर यदि लेंस सूत्र पूछा जाए तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। तो यहाँ U क्या होता है, U होता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, और V क्या होता है, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद F यानी फोकस उसका हो गया, ठीक। अगला है कि धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यह देखिए V बराबर IR, ठीक है। I अगर यदि निकालना चाहे तो V/R। तो देखिए कि धारा जो हुआ व्युत्क्रमानुपाती किसका हुआ, प्रतिरोध का हो गया। अगला है कि किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है। तो संयोजक शक्ति उसकी संयोजकता कहलाती है। तो जैसे कि अगर यदि हम लोग देखें कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 हुआ, इसका अगर यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसका 2 8 1, तो ये जो बाहर वाला जो बचा यही उसके संयोजन की शक्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है, संयोजकता। कब, अगर यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो तब उसका वही हो जाता है संयोजकता, और अगर यदि 4 से अधिक हो तब 8 में से उसको घटा के उसके बाद वह संयोजकता निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना हो गया, परमाणु संख्या 17, तो 2 8 7, यानी कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 7 हो जाएगा, और संयोजकता पूछा जाए तो संयोजकता के लिए आप 8 में से 7 घटा दीजिएगा, इसका 1 हो जाएगा, वही इसका ये संयोजकता होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह एक इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है, कौन, ये सोडियम, और यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कौन, क्लोरीन, ठीक। एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकंड में भूमि पर आ जाती है, माना जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। तो वही सवाल फिर से आ गया। तो यह देखिए कि हम लोग को गति के पहले नियम से V बराबर U प्लस AT, तो यानी कि U 0 हो जाएगा, और A दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद T 0.8, तो 0.8 गुना 10 कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसके बाद 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² पे इसको बिठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट आवर्त में केवल एक गैस है। तो देखिए केवल एक गैस फर्स्ट आवर्त में है, जो कि क्या है, हीलियम है, ठीक है। केवल एक गैस है। अगर यदि हाइड्रोजन को भी देखा जाए तो हाइड्रोजन भी तो गैस है, केवल एक गैस है, यानी केवल गैस ही होना चाहिए और कोई धातु नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन निश्चित रूप से इसको हम धातु या अधातु नहीं कह सकते हैं,
तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक, ये तो एक गैस हो गया। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है जिसका परमाणु संख्या 1, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आवारा धातु कहलाता है, भविष्य का ईंधन कहलाता है, यह भी गैस ही है, ठीक है। यह वर्ग 1 और वर्ग 17 में भी पाए जा सकते हैं, कभी वर्ग 1 में कभी वर्ग 17 में, इसीलिए इसे अस्थायित्व तो प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। यह धातु के तरह भी व्यवहार कर सकता है और अधातु के तरह भी, ठीक है। अगर यदि इस कारण आवर्त सारणी में पहला धातु अगर यदि पूछा जाए तो आपको लिथियम लगाना होता है, क्योंकि देखिए अगर इसको रखा तो गया है कि मतलब धातु वाला श्रेणी में, लेकिन यह अस्थायित्व तो नहीं प्रदान करता है, इसलिए अगर यदि आवर्त सारणी में पहला धातु पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, लिथियम लगाना है, ठीक। अगला देखिए, कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए स्थिति वेग, गति का पहला समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो स्थिति और वेग, तो देखिए समय और वेग हो गया, गलत हो गया। सेकेंड क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। तो स्थिति और वेग यानी स्थिति और समय हो गया, गलत हो गया। थर्ड कहता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वेग और स्थिति दोनों देखिए यहाँ इसका मिल गया, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। और एस nth बराबर क्या होता है कि यानी कि nवां सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, ये s विस्थापन हुआ, तो इसका होता है प्रारंभिक वेग प्लस यानी कि त्वरण, और n-1 यानी कि चौथा सेकंड बोला जाए तो वही 4 में से 1 घटा के बटे 2 कर देना है, ठीक। यदि एक लवण का pH मान 12 है तो यह डॉट का लवण है। तो देखिए 12 pH मान हो गया, तो यह एक दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है। चूंकि अम्ल क्या होता है, अगर यदि 0 के साइड बढ़िएगा तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, और अगर यदि 14 के इधर बढ़िएगा तो क्षार की प्रबलता बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए 12 पहुँच गया 14 के पास लगभग, तो यही क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया और प्रबल क्षार हो गया, ठीक। उसके बाद अगला है कि 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई के साथ ऊर्जा पूछ रहा है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है। 11 केजी दिया हुआ है द्रव्यमान, और जी का मान 9.8 दिया हुआ है, और ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए इसका दशमलव खत्म कीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 कटा दीजिए, उसके बाद 2 से ये 49 बार में कट जाएगा। 49 गुना 11 करना है, 49 गुना 11, इसको गुना करने का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो 9 को 9 लिख दीजिए, 9 और 4 13 का 3 लिख दीजिए, उसके बाद फिर 4 1 5, ठीक। कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड देखिए, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्केन सिंगल बॉन्ड। तो एल्कीन प्रोपीन डबल बॉन्ड हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया। देखिए यहाँ आ गया ना, हाइड्रोजन को धातु में रखा गया है लेकिन उसको अस्थायित्व प्रदान नहीं किया गया, ठीक। तो वही हो जाएगा कौन सा आवर्त, फर्स्ट आवर्त, क्योंकि हाइड्रोजन धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, और हीलियम एक निष्क्रिय गैस अधातु है। बाकी सभी आवर्त में जिग जैग लाइन के, ठीक, बाएं साइड में धातु रखा गया और दाएं साइड में अधातु को रखा गया है, ठीक। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डॉट से दर्शाया जाता है। तो तरंग को जो दर्शाया जाता है, तरंग दैर्घ्य को, तो उसको लेमडा से दर्शाया जाता है, ठीक। तो मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरियन मापा गया। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। तो चाल निकालने के लिए वही v बराबर u प्लस ए टी पे इसको बिठा दीजिए, निकल जाएगा। उसके बाद फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान m में 30 kg है, वेग v 5 मीटर पर सेकेंड, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, इसको बैठा दीजिए, ये भी आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डॉट और डॉट में कोई उपधातु शामिल नहीं है। तो यानी कि उपधातु यानी मेटेलॉइड, मेटेलॉइड किसमें नहीं है। देखिए
पहला और सातवां में कोई उपधातु नहीं है, क्योंकि पहला में आपका हाइड्रोजन और हीलियम ही हो जाता है। ठीक है, उपधातु तो इसमें नहीं हुआ। दूसरा से स्टार्ट होता है, दूसरा में आपका हो गया बोरॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा में आपका हो जाएगा कौन सा, सिलिकॉन हो जाएगा, और चौथा में जर्मेनियम और आर्सेनिक, पांचवा में एंटीमनी और टेल्यूरियम, और छठा में पोलोनियम हो जाएगा। सातवां में भी फिर उपधातु नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार उपधातु की संख्या कितनी हो गई, उपधातु की संख्या 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। ठीक है, तो यानी कौन कौन में नहीं पाया जाता है, तो पहला और सातवां आवर्त में उपधातु नहीं पाया जाता है। ठीक, 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऊर्जा की मात्रा निकालने के लिए क्या होता है, कितना वाट का उपकरण लगा हुआ है और कितना वस्तु है, यानी क्या गो बल्ब लगा है, क्या गो पंखा लगा हुआ है, और कितने समय के लिए लगा हुआ है। समय आपका वर्ष में हो सकता है, दिन में हो सकता है, महीना में हो सकता है, घंटा में, सेकंड में। ठीक है, उसके बाद यूनिट में बदलने के लिए 1000 से आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो वही यहाँ आपको ऊर्जा निकालना है। तो 300 वाट का था, एक ही उपकरण था, 8 घंटे के लिए चल रहा था, 1000 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 2.4 यूनिट। अगला देखिए कि एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब होती है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होती है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि धारा प्रवाह, धारा जो क्या होता है, धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो हम लोग को अभी बोला क्या गया, अभी बोला गया है समय निकालने के लिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आई इधर आ जाएगा, यानी कि Q बट्टे आई समय के लिए। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 300 कूलम्ब। ठीक है, और आई दिया हुआ है 0.5, इसका दशमलव उड़ने के बाद ऊपर एक शून्य चला जाएगा, उसके बाद 5 से 56 से 30, यानी कि 600 सेकेंड हो गया। अगर यदि इसी को मिनट में पूछा जाता तो कितना आ जाता, यानी 10 मिनट। अगला देखिए कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डॉट तत्व उपस्थित है। तो चौथा आवर्त में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चौथा आवर्त में कितना तत्व है, तो चौथा आवर्त में पहला में होता है 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, और चौथा में 18, पाँचवा में 18, और छठा में 32, और सातवां में 32। तो वही चौथा में 18 हो जाएगा, यहाँ भी हम लिख दिए। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या है। तो देखिए कि अणु की संख्या बराबर सूत्र होता है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए और पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। तो देखिए कि पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में आपको दिया हुआ है 88 ग्राम में। ठीक है, अब कौन सा पदार्थ है, तो CO2 है, उसका परमाणु द्रव्यमान अब आप निकाल लीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए तो देखिए कि कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या, तो कार्बन का होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 2 है, तो 16 दूना 32, 32 और 12 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 44, 44 म्यू, यह उसी को 44 ग्राम भी लिखा जाता है। तो अब मोल की संख्या निकालने के लिए तो यानी कि मोल या अणु की संख्या निकालने के लिए अणु की संख्या हो जाएगा 88 बटे 44। तो आपका 2 बार में कट गया, तो 2 आंसर आ जाएगा। देखिए शक्ति W/T, जहाँ W का अर्थ डॉट है, तो W का अर्थ कार्य है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो ऊपर कार्य हो गया, नीचे समय हो गया, और यह शक्ति कहलाता है। तो W का अर्थ क्या हो गया, कार्य हो गया। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट किया जाता है। वही अगर यदि परमाणु संख्या पूछा जाए तो उसको Z से सूचित किया जाता है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण A से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, तो बल फोर्स बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक, तो देखिए कि आपका दिया हुआ ही है कि एम द्रव्यमान है और त्वरण भी A लेना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा M इंटू A, यही आंसर आपका हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि यांत्रिक में ये गतिज को ये साइड ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्थितिज बचेगा।
उसके बाद 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग में त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो क्या देखिए ये द्रव्यमान का कोई उपयोग ही नहीं होगा, ठीक है। तो त्वरण निकालने के लिए अंतिम वेग 16 में से प्रारंभिक वेग 6 घटा दीजिए और समय से भाग दे दीजिए। आपका कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसमें उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए धारा को दुगुना किया गया है तो प्रतिरोध को क्या करना होगा, तो विभवांतर को अगर यदि हम लोग को समान रखना है तो धारा दुगुना करने पर प्रतिरोध को आधा करना होगा, ताकि ये दो दो कट जाए, पुनः आई आर आ जाए, भी बराबर आई आर, यानी कि प्रतिरोध को आधा करना होगा। 6 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो देखिए यहाँ जो दुगुना बोला जा रहा है तो सेट के हिसाब से बोला जा रहा है कि तार को छोटा कर दिया गया है, ऐसे करके दुगुना किया गया। जैसे इतना बड़ा तार था, अब इसको इस प्रकार से दुगुना कर दिया गया है, यानी दोहरा दिया गया है, ठीक। तो इसके अनुसार आंसर आपका कुछ अलग आएगा। अगर यदि वही पूछा जाता कि तार को खींच कर दुगुना किया जाता है तो उसके अनुसार कुछ अलग आंसर। अगर यदि पूछा जाता है कि तार में एक तार को दूसरे तार से, मतलब कि उसी मटेरियल का तार को पहले इतना बड़ा था, अब इसके साथ इतना बड़ा फिर जोड़ दिया जाता है, तब उसका आंसर कुछ अलग आ जाता है। खींचने के बाद आंसर अलग और जोड़ने के बाद अलग, और तार को ऐसे दुगुना करने के बाद इसका आंसर कुछ अलग आ जाता है। तो देखिए कि यहाँ जो सेट में प्रत्येक शिफ्ट में दिया जा रहा है तो ये तार को दुगुना करने का अर्थ ये बता रहा है कि ऐसे मोड़ के दुगुना कर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ देखिए अगर यदि खींच के रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ ये, ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यदि इन्हीं दोनों टर्म का उपयोग कर समीकरण बनाया जाए तो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए। रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो यह देखिए कि अगर यदि इस तार का प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं और इस तार का प्रतिरोध निकालते हैं, दोनों में अंतर आएगा, तो लेकिन इसके आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, उसी को ना आयतन कहा जाता है बेलन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि आधार का क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं कि ए मान लिए, ठीक, और लंबाई एल, तो इसका आयतन ए एल हो जाएगा। इसमें आधार का क्षेत्रफल छोटी ए मान लिए, लंबाई इसका दुगुना कर दिया जाए यानी खींच के, ठीक, तो 2l हो जाएगा। तो एल से एल कट गया, तो अब आपका 2a बराबर इधर बड़ी ए बचा, तो ए बराबर छोटी ए बराबर क्या हो जाएगा, a बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को नया प्रतिरोध निकालना है, तो नया प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बराबर आर बराबर क्या होता है, एल बाय ए, ठीक है। तो अब यहाँ आप पुट कीजिए, तो एल क्या है कि एल कर दिया है दो गुना, एल क्या किया है दो गुना, तो दो गुना लंबाई लीजिए, ठीक है। तो यानी कि 2l, और आर क्या लीजिए, ए आपका यहाँ से छोटी ए देखिए ए बाय 2 निकला है, ए बाय 2 से भाग दीजिए। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 4l बटे ए, तो यानी कि अब तार की लंबाई को खींच कर दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। अब इसको याद ही रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर यदि वही तार को मोड़ कर दुगुना किया जाता है या पिघला कर आधा किया जाता है, अब उसका प्रतिरोध 1/4 कैसे हो जाता है। तो क्या देखिए कि 1/4 होने के लिए, जैसे प्रतिरोध है उसका लंबाई दिया हुआ है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो अब उसको पिघला के आधा लंबाई का कर दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ जाएगा यानी मोटा ज़्यादा हो जाएगा। तो आयतन दोनों का बराबर कीजिए, आयतन इसका आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक, और इसका भी आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ से देखिए एल से एल कट गया, तो अब छोटी ए बराबर कितना हो गया 2a, ठीक। अब नया प्रतिरोध आर बराबर एल बाय ए पे बिठाइए, तो आर बराबर एल का मान एल बटे 2 दिया हुआ है आधा, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना निकला है 2a निकला है। तो ठीक है यहाँ देखिए कि अब क्या निकला, एल बटे ए का 1/4 भाग निकला है, ठीक है। तो 1/4 भाग, अब इसको याद क्या रखना है कि अगर यदि पिघला के आधा किया जाता है तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/4, अगर यदि खींच के दोगुना किया जाता है तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद देखिए अगर यदि इसी में, तब इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, आधा किया गया। ये ले रहा है क्या कि मतलब इसको इस प्रकार से आधा किया गया, यानी कि मोड़ के आधा किया गया, तो इसका प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। जैसे 6 का 1/4 आपका 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 ओम हो जाएगा। इसी का अगर यदि आप जुगाड़ देखिए कि इसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे। जैसे 6 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, इसको मोड़ के आधा किया है, तो 3 ओम में बांट दीजिए। ठीक, अब देखिए कि समांतर श्रेणी में हो गया। समांतर श्रेणी में प्रतिरोध निकालने के लिए 1/, प्रतिरोध जो दिया हुआ रहता है, अब फिर पुनः 1/3 ले लीजिए। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए तो 2/3 हो गया। समांतर श्रेणी में इसको पलटना होता है, तो आप क्या कीजिएगा, 3/2 कर दीजिए। 3/2 कितना हो गया, 1.5 हो गया। आंसर इस प्रकार भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा क्या होगी, तो देखिए जूल में एक यूनिट बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो यह कितना यूनिट है, 200 यूनिट है। 200 से गुना कर दीजिए। 200 से गुना करने के बाद 36 दूना 72 यानी 7.2, और 10⁻6 यहाँ पहले से था, 2 शून्य और जोड़ दीजिए तो यानी 10⁻8 जूल हो जाएगा। उसके बाद 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। तो सांद्रता बराबर क्या होता है, मिलाई गई मात्रा बटे टोटल। ठीक है, गुना 100। तो यह देखिए मिलाया गया है 36 और टोटल कितना हो गया, 320 प्लस 36 356। उसके बाद गुना 100 कर दीजिए। उसके बाद भाग देने के बाद आपका आ जाएगा 10.11। गैस स्थिरांक आर का मान कितना होता है, तो आर का मान होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक, तो देखिए यह आर क्या होता है, गैसीय समीकरण से देखिए पी भी बराबर nRT होता है। पी यहाँ क्या होता है, दाब होता है, भी आयतन होता है, एन होता है अणु की संख्या होता है, और आर होता है गैस स्थिरांक, और टी तापमान होता है। इसी में हम लोग चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, गै-लुसाक का नियम ये सब पढ़ते हैं। तो जिसको कि हमने एक वीडियो में मात्र 15 मिनट का शायद वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है कि अगर यदि आयतन समान रहेगा तो तापमान और दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उस प्रकार से इसमें बताया गया। जैसे कि यहाँ आपको हम एक झलक दिखा देते हैं कि जैसे आयतन समान रहेगा तो वॉल्यूम समान रह गया। तो देखिए पदार्थ में अणुओं की संख्या भी समान रहेगी और गैस स्थिरांक भी समान रहता है। तो अब क्या बच गया, P बराबर T, यानी कि P जो होता है तापमान के समानुपाती होता है। आयतन समान रखने पर अगर यदि दाब बढ़ाएंगे तो तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और दाब घटाएंगे तो तापमान भी घटेगा। तो इसको हम लोग याद क्या रखें, जैसे कि GV यानी गै-लुसाक का यह नियम है। ठीक, ज्ञान विहार, इसको शॉर्ट याद रखने के लिए वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात डॉट में मौजूद है। तो देखिए C कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 2 है। तो यानी कि 16 दूना 32। ठीक, तो यानी 12:32। इसको कटा दीजिए 4 से, 4 तिया 12, 8 चौके 32। आपका आंसर 3:8 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में ज्ञात कीजिए। ऊर्जा बराबर हम लोग जानते हैं वाट गुना वस्तु की संख्या गुना समय बटे 1000। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, वाट 1250 वाट एक वस्तु है और 3 घंटे के लिए है। 1000 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 3.75 यूनिट। अगला है 13 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें वहित ऊर्जा कितनी होगी। ऊंचाई के साथ दिया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। mgh पे इसको बिठा दीजिए, आपका आ जाएगा 637 जूल आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो वेग और समय होना चाहिए। तो पहला समीकरण का क्या कहता है, v बराबर u प्लस AT। तो यहाँ वेग भी मिल गया, समय भी मिल गया, तो यही पहला समीकरण हो जाएगा, यानी कि v बराबर u प्लस AT। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों को
परमाणु आकारों का सही क्रम क्या होगा। तो यानी कि आकार के अनुसार इसको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो अब किस प्रकार बढ़ता है, तो यह देखिए कि अगर यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसमें जो होता है परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, ठीक, कक्षकों की संख्या बढ़ती है। जैसे कि ऑक्सीजन देखिए कि 8 होता है, तो पहला में 2 और दूसरा में 6, तो इसमें देखिए 2 कक्ष बना। और सल्फर देखिए, सल्फर में 2 और 8 और 6, तो इसमें 3 कक्ष बन गया। और सेलेनियम का 34 होता है, तो 2 8 18 और 6, तो देखिए इसमें 4 कक्ष बन गया। तो देखिए ऐसे अगर यदि केंद्र से लेते हैं तो इसका परमाणु त्रिज्या ऑटोमेटिक ही बढ़ गया, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे आने पर एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। तो यानी कि परमाणु का आकार भी बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गया। तो अब बाएं से दाएं जाने पर घटती क्यों है, तो बाएं से दाएं जाने पर घटती इसलिए है जैसे कि हम लोग एक आवर्त का लेते हैं, ठीक, आवर्त लिए, तीसरा आवर्त ले लिए, इसका सोडियम लिए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना हुआ, 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 11, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 जो कि निगेटिव होता है। और वही क्लोरीन लिए, क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17, ठीक। तो यहाँ देखिए कि प्रोटॉन जो होता है केंद्र में होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन की संख्या जितना अधिक मात्रा में होगा वह इलेक्ट्रॉन को उतना मतलब अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलकर ही अस्थायित्व तो प्रदान है, ठीक है, लेकिन है कि प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो वह क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, तो ये इसको थोड़ा ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो इसका आकार क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इस सोडियम के तुलना में, ठीक है। विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुना आवेश। तो आवेश हम लोग को निकालना है, तो कार्य बटे विभवांतर कर दीजिए। तो कार्य बटे विभवांतर करने पर 60 बटे 12 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 कूलम्ब। उसके बाद अगला बोल रहा है कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है, इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो आवृत्ति हम लोग को निकालना है, तो वेग बटे तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। तो वेग आपका दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड और तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को याद क्या रखना है कि तरंग दैर्घ्य को हर हमेशा मीटर में लिया जाता है, ठीक। तो यह देखिए कि 340 बटे आपका 2 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 2। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिए, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 2 से आपका कट गया 17 बार में, यानी 170, और उसके बाद फिर 2 शून्य ऊपर चल गया है, तो कितना हो जाएगा, 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर होता है, ठीक। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड बराबर 1 एम्पियर होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो आवेश कूलम्ब हो गया और समय यानी दर, ठीक, को धारा कहा जाता है। तो यानी कि 1 कूलम्ब भी रहेगा, 1 सेकंड भी रहेगा, तो धारा आपका कितना मान आएगा, 1 एम्पियर आएगा। इस प्रकार हम लोग का आज टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।